स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सी सेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करे, हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट करें। टॉपिक देखेंगे, हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है उसे ध्यान से, कि असलियत में हमने कौन सा लास्ट क्वेश्चन बोला था हमने? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो कोटोपैक्सी है। अब समझेंगे, चलो हम, हाँ ये रहा, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? समझे? तो हमने माउंट कौन सा बोला था, बोलो? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो माउंट कोटोपैक्सी हो गया। और इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया कि ये कहाँ पर स्थित है, इक्वाडोर वगैरह के अंदर। और यहाँ हमने ये भी डिस्कशन कर लिया कि भाई असलियत में ये जो माउंट कोटोपैक्सी है या जो भी अलग अलग ज्वालामुखी है, उसमें इक्वाडोर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि इक्वाडोर कहाँ है, क्या है, किस तरीके से है। बात समझ में आ गई? माइक ऑफ कर लो भाई। ठीक है, अब अगले पोर्शन पे आ जाएंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं। इसको भी कर लिया था कि लावा क्या है, बेसाल्ट क्या है, ऑब्सीडियन क्या है। इसमें हमने बताया था मैग्मा कहते हैं पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को। लेकिन मैंने ये कहा था ऑब्सीडियन के बारे में खुद पढ़ेंगे कि ऑब्सीडियन है क्या, मैं नहीं बता रहा। आगे, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानें कौन सी? पृथ्वी के अंदर, ध्यान से, हाँ ये वैसे क्वेश्चन कल कर चुके हैं, दोबारा जो बच्चे आ जाए हैं उनको बता रहा हूं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। मैंने आपको बताया था परतदार चट्टानें बिल्कुल नहीं हो सकती, रूपांतरित चट्टानें बिल्कुल नहीं हो सकती, परतदार चट्टानें नहीं हो सकती, क्योंकि वो लावा के ठोस होने से नहीं बनती। लावा के ठोस होने से रूपांतरित चट्टानें भी नहीं बनती। वॉल्केनिक चट्टानें ऐसी कुछ नहीं पढ़ी हमने इन्हें आग्नेय चट्टानें पढ़ा है, समझे? फिर भी आग्नेय चट्टानें बहुत सारी होती हैं। आग्नेय चट्टानें मेनली 3 प्रकार की होती हैं। एक वो जो पृथ्वी की सतह पर, एक वो जो पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडी हो, दूसरी वो जो पृथ्वी की सतह पर ना आकर अंदर ही अंदर ठंडी हो जाएं। उनमें प्लूटोनिक चट्टानें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए आंसर ए, इसीलिए आंसर ए। बात समझ में आ गई? अब अगला पोर्शन हम क्वेश्चन ये वाला कर रहे थे, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते, वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं होते। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ऐसे ऐसे सवाल पूछने हो या ऐसे ऐसे सवाल पढ़े जाएं, तो हमने यहाँ पर 4 सागरों के बारे में डिस्कशन किया था जो यहाँ पर दे रखे हैं। और समझदार बच्चा जो है चारों सागरों को अच्छे तरीके से पढ़ लेगा, ये याद रखिए। समझदार स्टूडेंट 4 सागर जो यहाँ पर दिए गए हैं, चारों के चारों सागरों को अच्छे से पढ़ लेगा। चारों के चारों जो सागर हैं, समझिए, जैसे कि अगर हम यहाँ देखते हैं बाल्टिक सी, यानी बाल्टिक सागर, अगर एक तरफ देखा जाए बाल्टिक सागर, तो इसके बारे में मोटा मोटा जो भी है वो आप लोगों ने पढ़ लेना है कि जैसे ये बाल्टिक सागर है, इस बाल्टिक सागर को कौन कौन छू रहा है?
जर्मनी हाँ, पोलैंड हाँ, ये रूस का हिस्सा है, ये याद रखना, ये जो हिस्सा है ये रूस का है। लिथुआनिया हाँ, लातविया हाँ, एस्टोनिया, फिनलैंड, ये वाला हिस्सा भी रशिया का है, ये वाला हिस्सा भी रशिया का है, और स्वीडन और इधर से डेनमार्क। अब कई मामलों में क्या है, अगर इसे मैं और बड़ा करके दिखाऊं, ध्यान से देखिएगा, इन सागरों को पढ़ने से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ सवाल ये आता है, यहाँ सवाल ये आता है कि बाल्टिक सागर के मुहाने पर कौन कौन सी राजधानियां हैं। तो सोचकर देखिए भाई, सीधी सी बात ये है, एक राजधानी तो यहाँ आ गई तुम्हारी कोपेनहेगन, समझे, और कोपेनहेगन तो पर्यावरण के लिए मशहूर है, हमें हर जगह पर इन्हें याद करना पड़ता है। इसी तरीके से लातविया की राजधानी रीगा, इसी तरीके से टैलिन, हेलिंस्की, स्टॉकहोम, सारे के सारे यहीं पर हैं। बात समझ में आ गई। तो असलियत में इस तरीके से जब आप इनको ढंग से याद कर लेंगे। अब यहां से देखिए एक चीज और, गल्फ ऑफ बोथनिया आगे जाकर हो गया, बात समझ में आ गई, गल्फ ऑफ बोथनिया ये हो गया। तो इस तरीके से अगर आप लोग यहां देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा या काफी ज्यादा चीजें समझने को मिलेंगी जब आप इस नक्शे को ढंग से पढ़ना शुरू कर देंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और कि यहां एक बाल्टिक देशों के बारे में भी सवाल आ जाता है कि कौन कौन से 3 देश हैं जो बाल्टिक देश कहलाते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और ये किसी समय पर यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। अब इसी तरीके से आप लोग इस लेख से लेकर सब चीज़ों के नाम पढ़ना शुरू अगर कर देंगे ध्यान से देख देख कर, तो यकीन मानिए ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पीटी में, समझे। तो अब आप समझिए इस चीज़ को, मामले को, कि यहाँ नक्शे को किस तरीके से पढ़ना ज़रूरी है वो देखिए अच्छे तरीके से। अब यहाँ आप, अच्छा, अब चार मैंने बताए हैं, तो ये बाल्टिक हो गया। इसी तरीके से यहां पर एक सागर हो गया जिसे आप कहेंगे काला सागर, ब्लैक सी। अब इस ब्लैक सी के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे तो ब्लैक सी कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये बंद सा सागर है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। ब्लैक सी को अगर आप यहां पर देखेंगे तो असलियत में यहां 2 जगह पर इसकी, ये तो हो गया तुम्हारा मारमारा सी, देखो ध्यान से, ये है ब्लैक सी यानी काला सागर, यहां ये एक इसको जोड़ने वाली जल संधि है। फिर ये हो गया मारमारा सी जिसके दोनों तरफ क्या है, तुर्की, ये तुर्की का यूरोपियन पार्ट, ये तुर्की का यूरोपियन भाग, और ये तुर्की का एशियन भाग। बात समझ में आ गई। इन दोनों के बीच में क्या है, मारमारा सी, और यहां एक और यहां पर ये जो है क्या नाम है, रास्ता है या यूं कहें बे है। तो अब आप लोगों का काम ये है, इन दोनों को पढ़ेंगे, ढूंढेंगे, इन दोनों की, दोनों जल संधियों के नाम क्या है मैं नहीं बता रहा, क्योंकि इससे आपको 4 चीजें और पता लगेंगी। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद यहां क्या आ जाएगा, एजियन सी, ये रहा। अब आप सोच कर देखिए, 3 सी, 3 समंदर कौन से हो गए, ब्लैक सी, यही आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी हो रही है, मारमारा सी और एजियन सी। बात समझ में आ गई। ब्लैक सी, मारमारा सी, एजियन सी। यहां 2 शहर इंपॉर्टेंट हैं, एक है इस्तांबुल, समझे, बहुत ही जाना माना शहर, और दूसरा है एथेंस। इस्तांबुल का पूरा नाम क्या है, पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपोल, कॉन्स्टेंटिनोपोल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हाया सोफिया नाम की एक पहले म्यूजियम होता था, उसे आज के दिन मॉस्क बना दिया गया है। हाया सोफिया वो इस्तांबुल में ही है। पुराना नाम 1453 तक कॉन्स्टेंटिनोपोल, उसके बाद इस्तांबुल, और उसकी एक मस्जिद हाया सोफिया आ गई। अब आपको पढ़नी पड़ेगी, इसी के ऊपर सवाल आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी जगहों से सवाल उठ उठ के आते हैं,
तो आपको इस शहर के नाम के बारे में पता होना चाहिए। एथेंस ये रहा। अब पता है मामला क्या है, असलियत में अब ग्रीस और तुर्की की लड़ाई चल रही है, समझे? ग्रीस और तुर्की की लड़ाई चल रही है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना चाहेंगे तो ग्रीस और तुर्की के बीच में 36 का आंकड़ा है, तो उसके अंदर मेंस और पीटी दोनों में इस क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है कि दोनों के बीच की लड़ाई क्या है, ग्रीस और तुर्की की। तो ग्रीस और तुर्की की सबसे बड़ी लड़ाई यह है कि असलियत में अगर आप देखेंगे तो तुर्की जो है वो तो मेन लैंड पे है, लेकिन इसके चारों तरफ यहां पर, इसके चारों तरफ ये जो इलाका है ये ग्रीस के आइलैंड्स हैं। ये सारे आइलैंड्स कौन से हैं? ग्रीस के आइलैंड्स हैं। और जब ये सारे आइलैंड्स ग्रीस के आइलैंड्स हैं तो यहां पर असलियत में इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से कलेश है। अच्छा, एक चीज और अगर आप यहां देखेंगे तो रशिया और यहां एक देश और होगा कि यहां यूक्रेन है ब्लैक सी के ऊपर, इधर रशिया है। अब देखो सवाल पढ़ने का तरीका कैसे होता है, एक तरफ यूक्रेन है उधर रशिया है, यूक्रेन और रशिया के बीच में यहां पर ये एक द्वीप कहो या कुछ भी, एक पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है जिसे क्रीमिया कहते हैं। क्रीमिया, सोचकर देखिए इसके ऊपर एक युद्ध भी हुआ जिसे क्रीमियन वॉर कहा जाता है। क्रीमिया की लड़ाई पहले भी हुई, 1853 के आसपास हुई। अब सोचकर देखिए 1853 के यानी 1850 के दशक में क्रीमिया की लड़ाई हुई और रशिया उस समय ब्रिटेन और फ्रांस से लड़ रहा था। तो आज भी ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रशिया ने 2014-15 के अंदर इसे यूक्रेन से छीन लिया और आज भी अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन इसके नाम पर रशिया से नाराज हैं। और G7 G8 हो गया था, G7 से G8 हो गया था, अब रशिया को हटा दिया तो दोबारा G7 हो गया। ये चीजें समझने वाली होती हैं। अब अकेला ज्योग्राफी ऐसा थोड़ा ना है, यहां अगर आपको क्रीमिया पता है तो आईआर पूरा समझ में आ जाएगा कि लड़ाई क्यों है, कैसे है। अब मान लिया क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर एक शहर का नाम आ गया तो ऑब्वियस सी बात है सेवास्टोपोल। ये धीरे धीरे लगेगा और हो सकता है आपको ऐसे पढ़ने में 6 महीने लग जाएं, लेकिन 6 महीने बाद जब आप पढ़ के निकलेंगे, 6 महीने बाद जब आप टॉपिक्स को पढ़ के निकलेंगे तो बेटा सारी चीजें टिप्स पे होंगी। इसे कहते हैं नक्शे के हिसाब से याद करना। हालांकि 6 महीने तो नहीं लगने वाले, ये याद रखना। अब आप इधर आ जाओ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई। अब यहां एक और सी है कैस्पियन सी, चर्चा में ये भी है, बहुत तगड़ा चर्चा में है, तगड़ा चर्चा में है। क्यों? एक तो ये वाले देश ध्यान से देखेंगे 5, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। माइक ऑफ रखेंगे। ये सारे के सारे जो देश हैं ये सेंट्रल एशिया कहलाते हैं। ये सारे देश क्या कहलाएंगे? सेंट्रल एशिया। ये सारे के सारे देश जो हैं ये सेंट्रल एशिया कहलाएंगे। अब जब ये सारे देश सेंट्रल एशिया कहलाएंगे तो यार एक बात बताओ, इस सेंट्रल एशिया के अंदर अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खूब चल रही है, ये याद रखना। क्यों ये सेंट्रल एशिया के अंदर चल रही है? 5 देश कौन कौन से हैं? सारे स्थान हैं, सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं और किसी समय पर यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, पुराने सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। कजाक, उज्बेक, तुर्क, ताजिक, किर्गिज। कजाक, उज्बेक, तुर्क, ताजिक, किर्गिज। अब ये सारे के सारे क्या हैं? अब आप यहां पढ़ के देख लो, चलो ठीक है। अब इन 5 देशों के साथ समस्या क्या है? यहां असलियत में, अच्छा कजाकिस्तान में भारत का एयर बेस है, पता है तुम्हें? कजाकिस्तान में भारत का एयर बेस है, एयर फोर्स का अपना स्टेशन है, बेस है पूरा। तो वो देखिएगा कहां है और क्यों है, चेक कीजिएगा, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, समझे? अब आप समझिए असलियत में इन 5 देशों को अगर उठाकर देखा जाए,
यहां पर किर्गिज भी है। तो असलियत में चाइना इन पांचों देशों के ऊपर अपना दबदबा बनाता जा रहा है, और वो इतना दबदबा बना चुका है, इतना दबदबा बना चुका है कि यहां पर जितने भी गैस और ऑयल रिजर्व्स हैं, जितने भी गैस और ऑयल रिजर्व्स हैं, वो सारे के सारे उसका लगभग 70% के ऊपर, ऐसा माना जा रहा है कि 70% के ऊपर कब्जा हो चुका है। और किसी समय पर यहां पर यूएसएसआर का दबदबा होता था। अब रशिया बेचारा कमजोर है, उसको खुद पैसे की जरूरत है, चाइना उसको दबा के पैसा दे देता है, रशिया चुप हो जाता है। अब चाइना दबा के पैसा दे देता है, रशिया चुप हो जाता है, तो क्या होगा? सेंट्रल एशिया के ऊपर चाइना का कब्जा। अमेरिका को इस इलाके में, अमेरिका या इंडिया को इस इलाके में पहुंचने की कहीं से जगह नहीं मिल रही। अब आप सोचिए ज्योग्राफी पढ़नी कैसे है। ज्योग्राफी को अलग अलग सब्जेक्टों से, इंटरनेशनल रिलेशन से और दूसरे सब्जेक्टों से जोड़ जोड़ के पढ़ना होता है, समझे? अब आप देखिए इस सेंट्रल एशिया, और यहां पर इसीलिए तो सबसे पहले आपको इन देशों की कैपिटल यानी राजधानी याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको इन देशों की राजधानी याद करनी पड़ेगी, समझे? और जब आप राजधानियां याद कर लोगे और कौन कौन से देश कहां कहां पर किसके साथ, किसकी राजधानी या किसका बॉर्डर किसके साथ है, वो देखना पड़ेगा, समझे? अब यहां अरल सी से लेकर बैकाल लेक वगैरह जो भी जहां जहां आएंगी, हालांकि बैकाल रशिया में है, तो जो जो लेक्स वगैरह आएंगी वो देखेंगे। अब ये हो गया कैस्पियन सी। अब इंडिया ने यहां क्या चाल चल रखी है ये देखो। इंडिया ने, अच्छा, इंडिया का एक प्रोजेक्ट है नॉर्दर्न कॉरिडोर या नॉर्दर्न या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये कॉरिडोर क्या है? ये असलियत में BRI, अमेरिका चाइना का BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसके काउंटर में इंडिया क्या कर रहा है? नॉर्दर्न कॉरिडोर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? अब आप कहोगे मैं क्या बकवास पढ़ा रहा हूं। भाई देखो, पढ़ना तो ऐसे ही पड़ेगा। अब ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में यही समझना पड़ेगा, और इंटरेस्ट भी इसलिए आएगा। अब कैस्पियन सी है तो देखो, समझे? अब आप समझिए यहां क्या है, इंडिया, अब चीजों को जोड़ना तो है ना। इंडिया ने यहां बनाया चाबहार, चाबहार से कहां पहुंचे? जाहेदान, जाहेदान से अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया। और वो तो कह रहे हैं इंडिया भाई आजा, चाइना को काउंटर कर ले, वो देश कह रहे हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है, यहां से जाएंगे कैस्पियन सी, चाबहार से कैस्पियन सी। अब यहां एक देश और है जो आजकल बड़ी चर्चा में था, कौन? अजरबैजान और आर्मेनिया। आर्मेनिया और अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी क्या? बाकू। बाकू के अंदर दुनिया का ओल्डेस्ट गणेशा टेंपल है। बाकू के अंदर दुनिया का सबसे पुराना गणेश टेंपल है। समझ में आया कुछ? अब आप समझिए, जब गणेशा का ओल्डेस्ट टेंपल है तो ठीक है, यहां हो गया। अब इसके बाद एक चीज और देखोगे यहां, अब इसी में लगे हाथ पढ़ लीजिए, ये कौन सा देश है? ताजिकिस्तान। मजे की बात देखिए, यहां पर ये इंडिया का लद्दाख वाला मामला है, और ये इंडिया अगर ये पीओके मिल जाता है, हे प्रभु मामला सेट हो जाए और मिल जाए। अगर इंडिया को ये पीओके मिल जाता है, यकीन मानो पाकिस्तान के तो टुकड़े करेगा ही करेगा, पाकिस्तान के टुकड़े करेगा ही करेगा। आपकी डायरेक्ट अप्रोच कहां होगी? ये वाला हिस्सा अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान में। और सुनो, इस छोटे से हिस्से की बहुत अच्छी स्टोरी है, किसी दिन सुनाऊंगा, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि स्टोरी क्या है। गजब स्टोरी है छोटे से हिस्से की, गजब, समझे? है अभी नहीं सुनाऊंगा बेटा, अभी तो क्लास चल रही है ना, फिर कभी। अब यहां से सोचकर देखिए, इंडिया को अफगानिस्तान में एंट्री मिलेगी, अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में, और ताजिकिस्तान से पूरे का पूरा किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से लेकर कजाकिस्तान, सब जगह पर इंडिया पहुंचता हुआ नजर आएगा। सोचकर देखो, अगर ये कश्मीर आपके हाथ में होता
और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ना होता और ये पूरा हिस्सा आपके हाथ में होता और आपका बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता। आपका अफगानिस्तान से 147 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, याद रखना। अगर पेपर में आ जाए कि इंडिया का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है तो हाँ है, 147 किलोमीटर का बॉर्डर है उसके साथ। ये रहा। अरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो इंडिया होगा उसका। दावेदारी है, इसका मतलब हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान। समझे? अब इधर आ जाओ। अच्छा एक चीज और, यहीं पर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यहीं पर ताजिकिस्तान में ही पामीर नॉट है। पामीर नॉट, पामीर ग्रंथि जिसे कहा जाता है, पामीर ग्रंथि या पामीर की गांठ। अब ये है क्या? ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड अंग्रेजी में कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत। संसार की छत क्यों कहते हैं संसार की छत ताजिकिस्तान में? क्यों कहते हैं भाई? सीधी सी बात है, यहीं से यहां ये पामीर का पठार है पूरा, यहां ये पामीर का पठार है। इधर से तिएन शान लेन, वो तिएन शान, क्यूनलून हिमालय, और उसके बाद क्या नाम है, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, हिंदू कुश और बहुत सारी दूसरी माउंटेन रेंजेस निकलती हैं। माइक ऑफ। यहीं से दूसरी बहुत सारी पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। समझे? तो आप देखेंगे इसमें। अब ये हो गया तुम्हारा ब्लैक कैस्पियन सी। अब इसी हिसाब से अब आप ढूंढना शुरू कर दो, कौन सा? कैरेबियन सी। अब आ जाओ कैरेबियन सी में। अब आप समझिए, इधर ये रहा कैरेबियन सी। समझे? कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर। क्यूबा अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, डोमिनिक रिपब्लिक और पोर्टो रिको, ये 3 देश हो गए। एक वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरस, ग्वाटेमाला। इन देशों के नाम याद कर लो। समझे कि ये असलियत में कौन कौन से देश हैं। अब यहीं आपको एक ज्वालामुखी भी मिल जाएगा। यहां पर जो हवाई द्वीप वगैरह हैं तो यहां पर ज्वालामुखी कई हैं। समझे? ब्लैक सी में कई ज्वालामुखी हैं, कैस्पियन सी में कई हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा ये वाला इलाका है जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन देश कहलाते हैं, और ये ओल्ड प्लेट्स पर बसे हुए हैं। समझे? इसलिए यहां पर कोई ज्वालामुखी, कोई भूकंप नहीं मिलेगा। पुरानी स्टेबल प्लेट्स पर हैं, पुरानी स्टेबल प्लेट्स पर हैं, इसलिए यहां आपको ज्वालामुखी या भूकंप नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? बोलो। अब आगे अगला क्वेश्चन, माउंट एटना। माउंट एटना एक क्या है? ज्वालामुखी है। अब ये ज्वालामुखी कहां है? इटली के सिसिली में। अब लगे हाथों सिसिली भी पढ़ लो। देखो यहां पर ये इटली का नक्शा है, ये इटली का नक्शा है। अब यहां 2 जो समंदर हैं उनको देख लेंगे, और बच्चे अक्सर यहां पर गड़बड़ करते हैं। देखो ध्यान से, इटली के एक तरफ है एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक समुद्र, और दूसरी तरफ है टायरहेनियन सी, टायरीनियन समुद्र, और नीचे की तरफ है आयोनियन सी, यानी आयोनियन समुद्र या आयोनियन सागर। समझे? अब दूसरी चीज यहां देखेंगे, असलियत में इटली का ये तो हो गया मेनलैंड इटली, मुख्य भाग इटली का ये पूरा, लेकिन ये जो तिकोना सा भाग है ना ऐसे, ये है सिसिली। इस सिसिली के ऊपर है माउंट एटना वॉल्केनो, माउंट एटना ज्वालामुखी। इस सिसिली के हिस्से पर माउंट एटना ज्वालामुखी है। बात समझ में आ गई? और इसके दूसरी तरफ, अच्छा ध्यान से देखेंगे,
इटली के दूसरी तरफ ट्यूनिशिया है, और ये भी याद कर लेंगे, और बाकी जो भी है। और ये मेन जो बड़ा सागर है वो भूमध्य सागर है। अच्छा, भूमध्य सागर के माउथ पे ये कौन सी स्ट्रेट है? ये भी एक बंद सागर है, लेकिन इसके अंदर एक स्ट्रेट है या एक है, यस, जिब्राल्टर। और मजे की बात यह है, इस जिब्राल्टर स्ट्रेट कहा जाता है, जिब्राल्टर स्ट्रेट। और एक यहां पर जिब्राल्टर स्ट्रेट कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि कहा जाएगा, इसे जिब्राल्टर जल संधि कहा जाएगा। और मजे की बात यह है, जिब्राल्टर के इस इलाके पर देखो, ये जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर के इस इलाके पे आज भी ब्रिटेन का कब्जा है। और इसे, अच्छा, जिब्राल्टर के इस साइड कौन सा वाला सी आ गया? एल्बोरन सी। और दूसरी तरफ बाहर कौन सा? अटलांटिक सी, उत्तर अटलांटिक। अच्छा, ये जिब्राल्टर के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा है। और एक अगर नोज हो, एक नोज का नाम है जिब्राल्टर नोज, एक पहाड़ है जो बिल्कुल नाक की तरह खड़ा हुआ है, उससे लगभग कई किलोमीटर इधर और कई किलोमीटर दूसरी तरफ, दोनों तरफ देखा जा सकता है, और उस नोज पे ब्रिटेन का कब्जा है, समझे, आज भी। और यही कारण है कि पूरे मेडिटेरेनियन सी, पूरे भूमध्य सागर पर एंट्री और एग्जिट को ब्रिटेन कंट्रोल करता है। हालांकि मोरक्को के ऊपर जब स्पेन ने कब्जा किया तो स्पेन के बड़े हिस्से के साथ साथ अभी भी एक छोटा सा हिस्सा स्पेन के कब्जे में है, तो आमने सामने है, फिर भी अब तो दोस्त हो गए हैं, वो एक अलग मैटर है। आगे अगला सवाल, तो माउंट एटना का समझ में आया तुम्हारे को? अगला है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस। कौन सा है? माउंट सेंट हेलेंस कहां स्थित है? बात समझ में आ गई? हां, वेरी गुड। संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका, बस ये याद कर लेंगे, नाम याद करना था। ओके, आगे अगला, मौना लोआ कहां प्रेजेंट है? महाद्वीपीय मौना लोआ कहां प्रेजेंट है? हवाई द्वीप, सिंपल। और हवाई द्वीप के बाद सीधी सी बात है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ये याद कर लेंगे। अब सोचकर देखो, मोना लोआ दो जगह पूछा गया है, अब एक ही जगह अगर आपने पढ़ लिया होता कि मोना लोआ कहां है, कैसा है, किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो दूसरा सवाल अपने आप हल हो जाएगा। या जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछ रखा होगा। और देखो, कभी भी याद रखना है, इस सवाल को याद करने की जरूरत नहीं होती कि सक्रिय ज्वालामुखी है, असक्रिय ज्वालामुखी है, ये याद करने की जरूरत होती है, ये याद करने की जरूरत होती है कि असलियत में एक मोना लोआ है, तो उसके बारे में पढ़ दो सब कुछ, जो भी पढ़ सकते हो, छोटी बड़ी बातें कि सक्रिय है, कहाँ है, क्यों, क्या उसकी विशेषता है, जो अगर 2 4 10 बातें पढ़ ली तो अपने आप 2 4 आसपास के सवाल सॉल्व हो जाते हैं। जैसे देख सकते हो यहां पर 3 बार, यानी आपको, और ऐसा नहीं है सिर्फ यही पूछा गया होगा, और जगह भी पूछा गया होगा, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि अभी यहां पर 3 है तो 3 ही जगह पर होगा, ठीक है। और आगे भी आ सकता है, एक नहीं तो किसी और फॉर्म में। अब यहां पर है, कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? देखो भाई, सीधी सी बात यह है, सबसे पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए, अकाकागुआ कहां है, समझे, कोटोपैक्सी कहां है, समझे, अकाकागुआ कहां है, कोटोपैक्सी कहां है, माउंट एटना कहां है, फुजियामा कहां है। पहली बात तो चारों ज्वालामुखी सुन लो, सारे ज्वालामुखियों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा कहां पर है। जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कहां पर है और उनकी सबकी विशेषताएं पता चल जाएंगी, किस तरीके का सक्रिय है, अक्रिय है, कौन सा है, किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो अपने आप पता चल जाएगा अकाकागुआ शांत ज्वालामुखी है और बाकी सारे के सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक है, अब आप समझिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील वही सक्रिय ज्वालामुखी है? हाँ या ना?
एकाकागुआ को आपको पता लग गया कि वो तो सक्रिय नहीं था, हाँ या ना? पिछले सवाल में आपको पता लग गया कि वो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं था, लेकिन साथ में अब यानी ये दो तो आउट हो गए। अब उसके बाद एटना के बारे में आपको पता है कि वो सक्रिय ज्वालामुखी है, हाँ या ना? पीछे वाले सवाल में करा है ना तुमने कि भाई एटना जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। अब कोटोपैक्सी, एटना और फुजियामा। अब ऐसी सिचुएशन में क्रियाशील ज्वालामुखी में एटना कंफर्म हो गया। अब किलीमंजारो और विसुवियस के बारे में पता होना चाहिए। तो इतना समझ लीजिए, किलीमंजारो जो क्या नाम है, तंजानिया के अंदर है, वो अक्रिय ज्वालामुखी है, और माउंट विसुवियस जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। विसुवियस इटली के अंदर, नेपल्स इटली के अंदर मौजूद है, इसलिए ये ठीक है। हैं? क्या उसमें से गैस निकली है? अब ये देखो, ये करंट अफेयर का टॉपिक बन गया, ये करंट अफेयर हो गया कि आपने याद कर रखा होगा, मेरे को भी ध्यान नहीं था इस मामले में हालांकि, कि आपने याद कर रखा होगा कि भाई किलीमंजारो जो है अक्रिय ज्वालामुखी है। अब यहां ये सक्रिय की श्रेणी में आ गया, वो बन गया सवाल, यस और नो? ये हो गया कहां? ये हो, मतलब आप याद कर लेंगे, विसुवियस कहां हो गया? नेपल्स इटली। एकाकागुआ कहां हो गया? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाकागुआ, ठीक है? तो ये याद करने का तरीका है और इसी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? सर्वोच्च पर्वत शिखर, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलीमंजारो अवस्थित है। अब एक बात बताओ, किलीमंजारो कहां लिखा? तंजानिया। सवाल हो गया। किलीमंजारो है एक क्या? वॉल्केनो। आग्नेयगिरी का मतलब है वॉल्केनिक माउंटेन। आग्नेयगिरी का मतलब है वॉल्केनिक माउंटेन। स्तंभ कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है। वेरी गुड। अब है कहां ये? वेरी गुड, हैं? वेरी गुड। अब जो भी है ये सारे याद करने हैं। अब स्ट्रोम्बोली है एक क्या? स्ट्रोम्बोली है एक क्या? जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी? बिल्कुल सही। आगे, ठीक है, आगे। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा माना गया? किलायू। लिख लेंगे एक लाइन, लिख लेंगे एक लाइन। किलायू यूएसए के हवाई द्वीप पर उपस्थित, यूएसए के हवाई द्वीप पर उपस्थित, समझे? अब अगला देख लेंगे 18वां, इसको करके बताओ। एटना कहां है भाई? इटली और सिसिली बेटा दोनों है यहां पे, ध्यान रखना। एग्जैक्टली क्या है? विसुवियस कहां है? येरिबस कहां है? हाँ, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। तो अब आप लोगों ने उसी टाइम पर येरिबस याद कर लेना है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है 4 3 1 2, समझ में आ गई बात? तो अब ये तरीका होता है, येरिबस याद कर लो। अब येरिबस कहां है, कैसे है, कौन सा है, इन सबको याद आप लोगों ने उसी टाइम पर कर लेना है। ये अंटार्कटिका के रास द्वीप पर लिखेंगे,
येरिबस अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। रास द्वीप पर स्थित, अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है, सुमेलित करना है। एक तरफ है माउंट रेनियर। कहां है माउंट रेनियर? बोलो, ध्यान से देख ले बेटा। एग्जैक्टली माउंट एटना कहां है? पैरीकुटिन कहां है? और ताल कहां है? तो कौन सा बना? 4, 1, 2, 3। ठीक है, अब आपने पेरिक्यूटिन और ताल भी याद कर लेना है, समझे? इसी तरीके से अगला बताओ, सूची 1 को सूची वही, किनीबालू, अलबुर्ज। अलबुर्ज वही वाली बात है कि भाई देखो सीधी सी बात है, ये थोड़ा अरेबिक टाइप का नाम। अकाकागुआ और किलीमंजारो, बताओ ये कौन सा है? 1 सेकंड। अलबुर्ज ईरान में हो गया। किनाबुल बालू कहां है? अकांकागुआ अर्जेंटीना, किलीमंजारो तंजानिया। तो माउंट किनाबालू कहां रह गया? तो 2, 4, 1, 3। अब आप सोचकर देख सकते हैं, 2 बार 2 2 दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाले गायब किए जा सकते हैं। यह रिस्क लिया जा सकता है और हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन होता है। अगला क्वेश्चन है, वही सुमेलित करना है। सबन काया पक्का है? वेरी गुड, वेरी गुड मेरे शेर, वेरी गुड। तो कोलिमा कहां है? हैं? मेरापी, अच्छा, और कोलिमा कहां है? बचा कौन सा? अब सभी बच्चों को, जिन जिन को हमने लिस्ट दे रखी है, 2, 1, 4, 1, जिन बच्चों को हमने लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, ये याद रखिएगा बेटा। इसीलिए तो लिस्ट याद करनी है कि इन लिस्टों के अंदर अब जो नाम नहीं थे वो उसमें जोड़ दो। क्या समझे? उस लिस्ट में जो नाम आपने देखे और वो नहीं थे वो सब जोड़ दो इसमें। अब आपके क्या हो गई? वो लिस्ट लगभग पूर्ण हो गई, वो लिस्ट पूरी हो गई। अब आपको टेंशन नहीं होगी, समझे? अब हम आ जाते हैं भूकंप पे। अब आप समझेंगे कि भूकंप जो है ठीक है भाई, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज में समस्या नहीं है, तो बच्चे अपना कनेक्शन चेक करें। एक पर्वत है, मतलब जापान के अंदर जो क्या नाम है, ज्वालामुखी है। अब कौन से वाले द्वीप पे है तुम बताओगे भाई? कौन से वाले द्वीप पे है? इससे आपको क्या करना है, चारों के चारों द्वीपों के नाम याद हो जाएंगे। हाँ, जापान के जो 4 प्रमुख द्वीप हैं जिन पर पूरा देश बसा हुआ है, इन चारों के नाम याद करो। सीरीज ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर याद करो। टोक्यो राजधानी कौन से उधर बड़ी, कौन से द्वीप पर है वो याद करो। हिरोशिमा नागासाकी कौन से द्वीप पर हैं वो याद करो, समझे? और कौन सी स्ट्रेट से दूर हो रहे हैं वो याद करो। बेटा नेट से
किताबों में मिल जाएगा, टेंशन मत लो, किताबों में सब है। मैंने आपको बता दिया कि ये सब चीज़ें याद करनी है, तो तुम्हारे दिमाग में आ गया कि हाँ याद करनी है। जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन मिले लिखना शुरू कर दो। यानी जापान के नाम का एक कॉपी पे पेज बनाइए, जापान के नाम का कॉपी पे पेज बनाइए, ये सब चीज़ें लिख लो। हाँ जी, तरीका यही है बेटा, जो हम बता रहे हैं वही तरीका है पढ़ने का, जो आप डिस्कस कर रहे हैं वही तरीका है पढ़ने का। बाकी जितने मर्जी रटते रहो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता, रटते रहो। आपने एक बार लिस्ट याद कर ली, क्वेश्चन सॉल्व हो गए, उस लिस्ट को अपग्रेड करो और कोशिश करो उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके फिर दोबारा लिखो। अगर आज वॉल्केनो पढ़ने बैठे हो तो कल तक वॉल्केनो के बारे में सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आज अगर वॉल्केनो पढ़ने बैठे हो तो वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी के बारे में सब चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। आज अगर आप क्या नाम है दूसरी कोई टॉपिक पढ़ने बैठे हो तो आपके बारे में वो टॉपिक, आप मान लीजिए अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक के बारे में आपको लगभग सारी चीज़ें आनी चाहिए, समझे। ऐसे ही अगर आपको माउंटेन रेंजेस पढ़ाने को कहा गया तो माउंटेन रेंजेस अच्छे तरीके से आएँ। अब जैसे मैं अगली क्लास में यानी मंडे से महाद्वीप शुरू करूंगा, अलग अलग महाद्वीप और उनकी पर्वत श्रेणियां, नदियां, नाले सब पढ़ा देंगे। तो पढ़ाने में क्या है, हम आपको लिस्ट भेजेंगे, आपने वो याद करनी है। उस लिस्ट में से जो सवाल बनेंगे आप हम बैठ के उसको डिस्कस कर लेंगे। क्या समझे, बात समझ में आ गई। हम आपको वो लिस्ट भेजेंगे, आप याद कर लेना, उससे बैठ के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। हो गया, आगे लिखेंगे। अब सबसे पहले भूकंप। अब भूकंप को फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखें, भूकंप का अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखें यहां पर कि असलियत में भूकंप का पहला पॉइंट यह है कि सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इसकी जो तरंगे यानी वेव्स निकलती हैं उन्हें सिस्मिक वेव्स कहा जाता है, यानी सिस्मिक तरंगे कहा जाएगा। दूसरा, एक गैस का इसमें जिक्र होता है, रेडन, कि जहां जहां भूकंप आया है वहां के वायुमंडल में रेडन गैस बढ़ जाती है। तीसरा, इसके अंदर आप ये देखेंगे कि 3 तरंगों के नाम आते हैं, पी तरंगे, एस तरंग और एल तरंग। इन्हें प्राथमिक कहा जाएगा, इन्हें द्वितीयक कहा जाएगा और इन्हें दीर्घ, सॉरी प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, द्वितीयक ही तो कहते हैं। ये जो हैं ये ध्वनि के अनुसार हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ये सब रिवाइज करवा रहा हूं मैं। ये प्रकाश के समान हैं और कौन सी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये दीर्घ तरंगे हैं और इन्हें सतही तरंगे भी कहा जाएगा। और ये कब बनती हैं, पी तरंगों के पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के पश्चात, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के पश्चात इन तरंगों का उद्भव होता है। और सबसे बड़ी बात क्या, सर्वाधिक विनाशकारी, सबसे विनाशकारी यही तरंगे होती हैं, समझे। और एस तरंगों के बारे में एक सवाल क्या आता है, ये तरल माध्यम से नहीं गुजरती, केवल सॉलिड में यानी कि ठोस माध्यम में तो चलेगी। ये दोनों माध्यम में चलेगी। और खास बात यह है, पी तरंगे अगर समुद्र में हो तो इन्हीं से सुनामी आता है।
पी तरंगे अगर समुद्र में हो, पी तरंगे अगर समुद्र में हो तो इन्हीं से क्या आता है? सुनामी आता है। बात समझ में आ गई? इन्हीं से क्या आएगा? सुनामी आएगा। समझे? अच्छा, अब इसको मापन कैसे होता है? मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ, और पैमाना क्या है? पैमाना सबसे पहला कौन सा है? 3 पैमाने हैं। कौन सा? मर्कैली स्केल जो है वो दूसरा है, तीसरा रिक्टर है, एक और पहला बताया हुआ है मैंने, हैं? रोसीफेरल। ये 3 स्केल हैं। इसके गुणक कितने हैं? 1 से 9, ये 1 से 11, सबसे बड़ा ये है 1 से 9, और ये लॉगरिथमिक स्केल है, गणितीय है। लॉगरिथमिक स्केल गणितीय है। क्या है ये? लॉगरिथमिक। 0 to 9, सॉरी 1 to 9 नहीं है, 0 to 9 है। ऊपर वाला है 1 to 9, और हर मामला, हर स्केल पिछले से 10 गुना ज्यादा होता है। यानी 1 और 2 के बीच में 10 गुने का फर्क है, और 2 और 3 के बीच में ये 10 गुना है, और 1 से 3 का मतलब 100 गुना। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर अब सवाल आ जाते हैं। यानी ये छोटा सा एक रिवीजन हो गया कि भाई भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। PSL, अब भैया ये कौन सा कह रहा है? BSL, ये क्या है? ABL, ये क्या है? RSL, ये क्या है? PSL। अब एक सवाल और है, हां, रिंग ऑफ फायर संबंधित है, हालांकि ये कहीं और से होना चाहिए था, है? ध्यान से देखो, रिंग ऑफ फायर क्या है? ध्यान से समझिए। रिंग ऑफ फायर, असलियत में मैंने 2 चीजें बताई। क्या 2 चीजें क्या बताई रिंग ऑफ फायर में? पहला, रिंग ऑफ फायर में यह बताया कि भैया वहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। दूसरा, प्रशांत महासागर के चारों तरफ है। और तीसरा, क्योंकि जापान को वगैरह के इलाके को देखोगे तो यहां पर भूकंप भी सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि असलियत में आप इसे देखोगे तो ये प्लेटों के चारों तरफ का इलाका है। हाँ या ना? तो भूकंप आते हैं, हाँ, ज्वालामुखी आते हैं, हाँ, प्रशांत महासागर में है, हाँ, जंगल की आग से इसे कोई संबंध नहीं है। तो अब रिंग ऑफ फायर कभी गलत नहीं होना चाहिए। रिंग ऑफ फायर कभी गलत नहीं होना चाहिए। आगे, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीव्रता को मर्कैली स्केल पर नापा जाता है। भाई नाप सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप होती है। हाँ, बिल्कुल सही। आगे, मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों को आके आयाम के सीधे मापने के पर आधारित होता है। बात समझ में आ गई? हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, सीधे मापने के आयाम पर आधारित होता है। लेकिन अगला, प्रत्येक हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिमाण से 100 गुनी वृद्धि। भाई वही वाली बात है, बाकी 3 तो हम मान भी लें, 100 गुनी नहीं मानेंगे। फिर भी अगर किसी को, सुन लो, फिर भी अगर किसी को समस्या हो तो समस्या समझ लीजिए। 4 2 में है तो 4 तो पहले ही गायब हो गया। पहले वाला बिल्कुल ठीक है, हाँ या ना? दूसरे और तीसरे में कंफ्यूजन है तो दूसरा वैसे भी ठीक है कि ऊर्जा की माप ही तो होती है।
ओ सॉरी, ठीक है। आगे, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है, हटाओ, घटिया क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, ये दोनों सवाल एक ही, हटाओ। सिस्मोमीटर मापता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग, सिस्मोग्राफ। अब भाई सिस्मोस्कोप, सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राम, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग भूकंप तरंगों को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है, जापानी शब्द से संबंधित है और इसका मायने होते हैं लहर, बड़ी लहर या विनाशकारी लहर। वर्ष 2004 के हिंद महासागर, ये पुराना क्वेश्चन है, 2005 में पूछा गया था, ठीक है। यानी आप समझ लीजिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। चले, जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी भूकंप, अब ये 2010 का है तो 9 में भूकंप आया होगा। अरे यार सुनो तो सही, ये कोई भूकंप आया होगा तो करंट का क्वेश्चन है ये, समझे। 2010 में आया तो 2009 में आया होगा कोई भूकंप। आगे, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश, भाई माइक ऑफ रखो, भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है, सिंपल, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन या इंडियाना प्लेट, दोनों आपस में टकरा रही हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, अधिकेंद्र, हो गया। इस तरीके से आपके भूकंप के सारे सवाल खत्म। कल से हम महाद्वीप के बारे में सारे सवाल पढ़ेंगे, ओके। You can download our app from Play Store for free live demo classes.